In the remaining steps of citric acid cycle, succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. सिट्रिक एसिड की बची हुई स्टेप्स में सक्सिनिल कोएंजाइम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड होकर साइकिल को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है. Also, there are 3 points in the cycle where NAD positive is reduced to NADH plus H positive, and 1 point where FAD positive is reduced to FADH2. साइकिल में 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें NAD पॉजिटिव का NADH प्लस H पॉजिटिव में रिडक्शन होता है, और एक पॉइंट पर FAD पॉजिटिव का FADH2 में FADH2 में रिडक्शन होता है. द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम बाय द TCA साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड इज रीस्टोर ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल. TCA द्वारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा एसिटिल कोएंजाइम को एंजाइम्स एसिड के लगातार ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की आवश्यकता होती है, उसको रिस्टोर करने की जरूरत होती है, जो साइकिल का फर्स्ट मेंबर है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. इन एडिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD एंड FAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH एंड FADH2. इसके साथ साथ NADH से NAD पॉजिटिव बनना चाहिए और FADH2 से FAD पॉजिटिव बनते रहना चाहिए. यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है क्रेब्स साइकिल की. तो पहला है इसमें पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल. ओके, और ये पूरी जो रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है. तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनेगा 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 H पॉजिटिव प्लस FADH2 प्लस ATP. इसमें 4 NADH के मॉलिक्यूल, 4 H पॉजिटिव के मॉलिक्यूल, एक FADH2 का मॉलिक्यूल और एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा. यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड साइकिल दे रखा है. फर्स्ट इसमें ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट में 2 पायरुवेट बनते हैं. इसमें से एक पायरुवेट लेते हैं, ये वाला. ओके, 3 कार्बन का है. ये पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है इसमें, और ये TCA साइकिल में आ जाता है. इसके बाद ये एसिटिल कोएंजाइम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के संग जॉइंट हो जाएगा और उसके बाद सिट्रिक एसिड बनाएगा. 2 कार्बन और 4 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन. 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनता है. ओके, इसी में सिट्रिक एसिड में फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 रिलीज होता है यहाँ पर, और इसमें ये सिट्रिक एसिड जो है फिर बाद में अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में चेंज हो जाता है. 5 कार्बन मीन्स एक कार्बन यहाँ से रिलीज हो गया तो 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनता है, और इसी स्टेप में NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है. ओके, नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक CO2 फिर से रिलीज होगा. उसके बाद ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड सक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाएगा, 4 कार्बन. ओके, इसी टाइम में इसी स्टेप में फिर क्या होगा, NAD पॉजिटिव से फिर से सेम NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा और ADP से ATP बनेगा. ओके, इसके बाद सक्सिनिक एसिड फिर से मैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा. ओके, इसमें FAD पॉजिटिव से FADH2 बनेगा और ये मैलिक एसिड फिर से ऑक्जेलोएसिटिक बनाएगा. ओके, फिर से रीजनरेट करेगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का, और इसी बीच में NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा. ओके, और ये साइकिल चलता रहता है. एक पायरुवेट के साथ होगा, फिर जो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा पायरुवेट है उसके साथ सेम प्रोसेस होगा. इसमें 3 NADH मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट साइकिल. टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport system, ETS, and it is present in the inner mitochondrial membrane. मेटाबॉलिक पाथवे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर की ओर जाते हैं इसे ETS कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कंप्लीट होता है. जो ETS है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कंप्लीट होता है. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex first, and electrons are then transferred to ubiquinol located within the inner membrane.
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल के ड्यूरिंग एनएडीएच कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को एंजाइम एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडाइज करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। ईटीएस में 4 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होता है जो ईटीएस है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड और 4 कॉम्प्लेक्स में। इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट यूबिक्विनॉन की ओर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉल is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C by a cytochrome BC1 complex. Reduced यूबिक्विनॉल में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स द्वारा साइटोक्रोम C की ओर ट्रांसफर कर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड में होता है। When the electrons pass from one carriers to another by a complex first to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase complex 5 for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 तक मूव करते हैं तब वह एटीपी सिंथेज से कंबाइन होकर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। इस ड्यूरिंग सिंथेसाइज्ड होने वाली एटीपी मॉलिक्यूल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन डोनर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP while that of 1 molecule of FADH2 produces 2 molecules of ATP। NADH के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से ATP के 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जबकि FADH2 का एक मॉलिक्यूल से ATP के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। Unlike photophosphorilation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for फॉस्फोराइलेशन, फोटो रेस्पिरेशन के अपोजिट जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन में लाइट एनर्जी का यूज फॉस्फोराइलेशन के लिए होता है। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस। ईटीएस मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये वाला, फिर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये है मैट्रिक्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में NADH2 2 इलेक्ट्रॉन और 2H में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं NADH2 से और 2 H आयन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ETS में एंटर कर जाते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी एंटर करते हैं ETS से, है ना, और ये फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 में मूव करते जाते हैं। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करते जाएंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, FMN में पहुंच जाएंगे, FMN से FES में पहुंचेंगे। ओके, तब इस समय इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होगी, तब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर मूव करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। वह एनर्जी, ये जो 2H है, इसको जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2H को मैट्रिक्स से, 2H या मैट्रिक्स में था उसको कहाँ पर पहुँचा देगी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँचा देगी। ठीक है, उसके बाद और यह इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स सेकंड में एंटर करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स सेकंड में जाएंगे, फिर एनर्जी रिलीज होगी और यह एनर्जी फिर से 2H प्रोटॉन को फिर इंटर मेम्ब्रेन में फिर से पहुंचा देगी यहाँ पर। ओके, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। उसके बाद आएगा थर्ड कॉम्प्लेक्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड में गए, अब साइटोक्रोम B, ये जो साइटोक्रोम B दे रखा है यहाँ पर आगे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस स्टेप में भी एनर्जी रिलीज होगी, फिर 2H पॉजिटिव को इंटर मेम्ब्रेन फिर से पहुंचा देंगे। ओके, इसके बाद अब आएगा यहाँ तक आगे, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। इसके बाद अब कॉम्प्लेक्स 4 आ गया, इसमें साइटोक्रोम A और A3 है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, यहाँ पे देखिए साइटोक्रोम A और A3 हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम पर पहुंच जाएंगे और साइटोक्रोम C से, ये है साइटोक्रोम, यहाँ आएंगे, फिर इसके बाद साइटोक्रोम C पे आएंगे और साइटोक्रोम C पे आने के बाद साइटोक्रोम A और A3 में पहुंच जाएंगे। ये साइटोक्रोम A और A3 से रिलीज हो जाएंगे मैट्रिक्स में हाफ O2 के रूप में। ठीक है, मैट्रिक्स से हाफ O2 के रूप में यहाँ रिलीज हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन O2 के कंबाइन करके हाफ O2 बन जाएगी। ये हाफ O2 मैट्रिक्स में 2H आयन के साथ मिलकर H2 बनाएगी। ये हाफ O2 2H के साथ मिलकर क्या बनाएगी, H2। Okay, this is the electron transport system. Oxidative phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process
इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी एटीपी के फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है, इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase. Complex fifth. This complex consists of two major components F1 and F0. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज एटीपी सिंथेस की हेल्प से एटीपी के सिंथेसिस में होता है। ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में होता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स F1 एंड F0। यह कॉम्प्लेक्स दो मेन कंपोनेंट्स F1 और F0 से बनते हैं। The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contains the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. F1 peripheral membrane protein complex है। peripheral means होता है surface वाली, जहाँ पर inorganic phosphate और ADP से ATP का production होता है। F0 is an integral membrane protein complex that from the channel through which protons cross the inner membrane. F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये एक चैनल की तरह काम करता है जिससे प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, और ये इनर मेम्ब्रेन पार्ट है, इधर आउटर साइड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में NADH2 दो इलेक्ट्रॉन और 2 H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो रहा था, है ना। तो उससे 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। यहाँ पर ये मिडिल मेम्ब्रेन है ये, और यहाँ पे ETS हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा था। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में मूव करते हैं। उसी बीच में उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो रिलीज होती है वो NADH2 से जो 2 H आयन में ब्रेक होता है वो 2 H आयन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर ये H आयन की नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, H आयन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोटॉन की मात्रा, उसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। फिर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से डिफ्यूजन में ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ से फिर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो H आयन है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ से ये H आयन F0 में जाएंगे, F0 से F1 में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर आने के बाद F1 में ये 2H आयन ज़्यादा हो गए, और ये फिर क्या होगा, यहाँ पर ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो ADP और में फॉस्फोरस जोड़ देगा, है ना, जिसकी वजह से ATP बन जाएगा। ओके, इस टाइप से यहाँ पर ADP और फॉस्फेट दोनों मिलके ATP का सिंथेसिस होगा।